वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैकिंग इफ़िशियंसी ऑफ एफसीसी पढ़ने वाले हैं। एफसीसी का लॉन्ग फॉर्म आपको पता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो टोटल यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगी कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। यहाँ पर स्फीयर हम किसको बोल रहे हैं? एटम को, इसलिए एटम इज इक्वल टू स्फीयर। स्टेप 2 रहेगी कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। थर्ड स्टेप रहेगी कैलकुलेशन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी। एफसीसी में मौजूद टोटल पार्टिकल्स के वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है। और लास्ट स्टेप रहेगी फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इफ़िशियंसी। तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स में हम पैकिंग इफ़िशियंसी कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एफसीसी क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एफसीसी यूनिट सेल का, वो हम देख लेंगे एक बार। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एफसीसी का स्ट्रक्चर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में देखिए आप, जहाँ पर एफसीसी लिखा हुआ है, तो ये एफसीसी का यूनिट सेल है। आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? हर एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ओके। और हर एक फेस के सेंटर में एक पार्टिकल रखा हुआ है। इसको टोटल फेसेस कितने नज़र आ रहे हैं? हाउ मेनी फेसेस डू यू ऑब्जर्व? यस, 6 फेसेस। और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम एफसीसी कहते हैं। जो उसके राइट साइड वाली डायग्राम है वो देखिए, इस डायग्राम को स्पेस फिलिंग डायग्राम कहते हैं। यहाँ पर यूनिट सेल के अंदर जो जगह है वो एटम्स के ज़रिए किस तरह से फिलअप हुई है वो बताने की कोशिश की गई है। तो जो कॉर्नर के जो एटम्स हैं उनका शेयर 1/8 रहेगा, और फेस के जो पार्टिकल्स है, फेस के जो स्फीयर्स है, उनका शेयर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है, 1/2 रहेगा। जो थर्ड फिगर आपको नज़र आ रही है, इसमें टचिंग स्फीयर्स बताए गए हैं। ये सारे स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर कॉर्नर के जो स्फीयर्स है वो फेस के जो सेंटर में स्फीयर उसको टच कर रहे हैं। तो ये सामने एक फेस आपको बताया गया, ठीक इसी तरह बैक साइड का और राइट और लेफ्ट और अपर साइड और लोअर साइड सभी फेसेस, 6 फेसेस में इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको एक फ्रंट साइड का फेस यहाँ पर बताया गया है। फेस के सेंटर में एक स्फीयर है जिसे फेस लिखा गया है जिसके ऊपर, और कॉर्नर पर 4 स्फीयर्स है। ये 4 स्फीयर्स फेस सेंटर को टच कर रहे हैं, ओके। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने यहां पर लेबलिंग की है ABCD, ये 4 कॉर्नर्स है। और ये कॉर्नर कहाँ के हैं? जो सामने वाला जो फेस है उस फेस के ये 4 कॉर्नर्स है। हर एक कॉर्नर पर एक स्फीयर है, और उस स्फीयर का जो सेंटर है उस सेंटर को हमने कॉर्नर बनाया है, हमारे क्यूबिक यूनिट सेल का कॉर्नर है। और इस एफसीसी यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो कितनी कंसीडर की हमने? स्मॉल a। तो जितने भी साइड्स रहेंगे, जितने भी एजेस रहेंगे, उनकी लेंथ कितनी रहेगी बच्चों? स्मॉल a। अब यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख रहे हो कि फेस के 4 कॉर्नर्स है, और उन कॉर्नर के नाम क्या है? A, B, C, D। और इन कॉर्नर पर एक एक स्फीयर रखा हुआ है, और फेस के ठीक सेंटर में एक स्फीयर रखा हुआ है जिसको हमने कोई लेबलिंग नहीं की है, ओके। तो जब हम कोई भी 2 कॉर्नर के एटम्स ले लेंगे, कोई भी 2 कॉर्नर के एटम, सपोज मैंने A और C ये 2 कॉर्नर के एटम सेलेक्ट कर लिए, और ये 2 कॉर्नर के स्फीयर्स के सेंटर्स जब कनेक्ट करेंगे तो बीच में से जो लाइन जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे, यस। और ये डायगोनल
कहाँ से पास होकर जा रहा है? यस, बॉडी में से जा रहा है क्या फेस में से पास होकर जा रहा है? उस यूनिट सेल के बॉडी में से जा रहा है क्या फेस में से होकर जा रहा है? यस, बिल्कुल सही, फेस में से पास होकर जा रहा है, और इसीलिए उसे क्या कहेंगे? फेस डायगोनल। ओके, और फेस डायगोनल की जो लेंथ होगी वो लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इस डायगोनल को आप ध्यान से देखिए, 3 स्फीयर्स आपको एक दूसरे को टच करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 स्फीयर्स कौन कौन से हैं? स्फीयर ए ऊपर साइड में, नीचे साइड में स्फीयर सी, और बीच में एक स्फीयर है जिसको हमने नाम नहीं दिया है, लेबलिंग नहीं की है, वो सेंटर का, फेस सेंटर का स्फीयर है। तो ये 3 स्फीयर जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हर एक स्फीयर का जो रेडियस है उसको आप कंसीडर कीजिए। तो स्फीयर ए का रेडियस प्लस स्फीयर सी का रेडियस प्लस जो बीच वाला फेस सेंटर का स्फीयर है उसके 2 रेडियस आएंगे, तो कितने रेडियस आ रहे हैं? 4 टाइम्स। तो यहाँ पर ये डायगोनल, इस डायगोनल का नाम क्या है? AC। AC डायगोनल की जो एज लेंथ होगी वो कितनी होगी? 4R। तो चलिए हम स्टेप फर्स्ट शुरू करेंगे, और स्टेप फर्स्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, यहां से हम शुरू करने वाले हैं। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, फिगर 1.11, ये FCC यूनिट सेल आपको नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सामने का जो फेस है, इस फेस को हमने नाम दिया है ABCD, नाम का ये फेस है ABCD। इस ABCD फेस में आपको 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। ओके, एक ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल ABC, बिल्कुल सही है, ट्रायंगल ABC। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ADC। ये दोनों भी ट्रायंगल इस क्यूब के फेस में मौजूद है, फेस में मौजूद है, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? फेस ट्रायंगल। और दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, दोनों ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इसलिए हम स्टडी के लिए कोई भी एक ट्रायंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो हम कोई भी एक ट्रायंगल यहाँ पर स्टडी के लिए चूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से हम ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, ठीक है? तो ट्रायंगल ABC हमने सेलेक्ट कर लिया हमारी स्टडी के लिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और कौन सा एंगल आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, कौन सा है? एंगल A है, एंगल C है, या एंगल B है? कौन सा एंगल है? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, एंगल B जो है आपको कितना नजर आ रहा है? 90 डिग्री। एंगल B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC, ऐसे भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से इस पर हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है, जिसको हम डायगोनल बोल रहे हैं, वो क्या है बच्चों? AC² इज इक्वल टू, और इस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है? AB², और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? BC²। ये इक्वेशन हमने किसके हिसाब से लिखा है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब यहाँ पर लेंथ हमको कंसिडर करना पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ AB की लेंथ हमने कितनी कंसिडर की है? स्मॉल a। लेंथ ऑफ BC स्मॉल a। ओके, तो ये वैल्यूज यहां पर हम पुटअप करेंगे। AC² इज इक्वल टू, AB की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे? A, और AB² होने की वजह से यहां पर भी हम A² लिखेंगे, प्लस BC की वैल्यू A, और BC² होने की वजह से A² लिखेंगे, ठीक है? तो AC² इज इक्वल टू 1A² प्लस 1A² कितना हो गया?
2a², ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2a²। अब यहाँ पर हम AC का स्क्वायर निकाल देना चाहते हैं, तो AC लिखना चाहते हैं सिर्फ। तो इसका रूल क्या है, इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो राइट साइड की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, स्क्वायर रूट में चली जाएगी। स्क्वायर रूट 2a², इस तरह से हो जाएगी। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब AC इज इक्वल टू a² का स्क्वायर रूट जब सॉल्व करेंगे, उसको स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 हम स्क्वायर रूट के अंदर रहने देंगे और a² को बाहर जब लेंगे तो क्या बन जाएगा, a। ओके, तो AC इज इक्वल टू √2 इंटू a। ये हमारा अभी यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब AC की जो वैल्यू है, AC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, ये देखिए, ये AC है और AC की लेंथ अभी हमने डिस्कस की है कि यहाँ पर 3 स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं और 3 स्फीयर का रेडियस आपको प्लस करना है, ऐड करना है। तो स्फीयर A का रेडियस R प्लस स्फीयर C का रेडियस R, और जो बीच वाला स्फीयर जिसको हमने कोई लेबलिंग नहीं की है, टचिंग जो फेस के सेंटर में है, उसकी कितने R है, 2R। तो ये कितने हो जाएंगे, 4R। तो यही AC की वैल्यू रहेगी, AC इज इक्वल टू 4R। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, AC इज इक्वल टू 4R √2a। तो हम काय में इंटरेस्टेड है, रेडियस ऑफ स्फीयर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू √2 अपॉन 4a, इस तरह से आएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है बच्चों। ये जो वैल्यू हमको मिली है, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी 4 ये मुझे थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा है, इसको मैं थोड़ा और सिंपल, इससे छोटा नंबर में करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी एक कॉमन फैक्टर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कॉमन फैक्टर छोटा होना चाहिए, तो वो नंबर मैं कौन सा लूँगा, √2। ओके, तो यहाँ पर √2 डिवाइडेड बाय 4, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, न्यूमरेटर को भी √2 से, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये a जो पहले था एज इट इज रहेगा। तो अब क्या चेंज आने वाला है, यहाँ पर √2 न्यूमरेटर में ऊपर देखो बच्चों, √2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओके, डिवाइडेड बाय 4 √2 मल्टीप्लाइड बाय a। ओके, और ये लास्ट वीडियो में भी हमने देखा कि √2 जब स्क्वायर होता है तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 4। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट वीडियो में देखिए, मैंने बताया हूँ कि √2 स्क्वायर ये 2 कैसे बनता है, 4 √2 इंटू a। अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 1 इंटू a, यानी मैं डायरेक्टली यहाँ पर a लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 √2। ये आ गया हमारा, कौन सी वैल्यू आई है, r की वैल्यू आई है। r इज इक्वल टू a अपॉन 2 √2। व्हाट इज r, रेडियस ऑफ स्फीयर। व्हाट इज स्फीयर, स्फीयर इज नथिंग बट एटम। व्हाट इज a, एज लेंथ ऑफ व्हाट, यूनिट सेल, डिवाइडेड बाय 2 √2। ओके, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो चुकी है। अब हम सेकंड स्टेप देखने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला हमारा फिक्स है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। कहाँ से आया, ज्योमेट्री से आया, केमिस्ट्री से बिल्कुल नहीं आया। तो ये ज्योमेट्री का फिक्स फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं।
तो अब क्या चेंज ला सकते हैं आप इस इक्वेशन में, आर की वैल्यू अभी जो हमने डिराइव की है वो वैल्यू एज इट इज यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा, 4/3 पाई एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, अभी हमने जो प्रूव किया है a डिवाइडेड बाय 2√2 टू द पावर 3। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। 4/3 पाई a क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, √2 का क्यूब हो जाएगा। ओके, इसको और सॉल्व करेंगे हम। 4/3 पाई इंटू a क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 3 टाइम्स हो गए ना बच्चों, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आएगा मल्टीप्लाइड बाय √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए √2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √2, यानी √2 रेज़ टू द पावर 3 को थोड़ा सा मैंने फैक्टराइजेशन किया है, उसको अलग अलग करके लिखा है, √2 स्क्वायर इंटू √2, आंसर वही आएगा। ये हमारे कन्वीनियंस के लिए किया है। चलिए इसके आगे देखेंगे क्या होगा। 4/3 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय √2 स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा आपको पता है, 2 √2। ओके, तो यहां पर 4/3 पाई a क्यूब 8 2 ज़ा 16 √2 ऐसा हुआ है। यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, सही है। तो फिर क्या आएगा फाइनल आंसर, देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा है, सिर्फ पाई है और a क्यूब है। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, 3 है 4 है, 3 4 ज़ा 12 √2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, यस, पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 12 √2। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ चुका है। अब थर्ड स्टेप हम देखने वाले हैं। थर्ड स्टेप क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, हमको पता है कि FCC में सिर्फ 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। FCC कंटेन्स ओनली 4 पार्टिकल्स। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर यानी कि पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे, जो सेकंड स्टेप में हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था, स्टेप 2 देखिए आप, पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 12 √2। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो क्या आएगा आंसर, पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 √2। ये आ गया हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो अब हम फोर्थ स्टेप करने वाले हैं, यानी कि पैकिंग इफिशिएंसी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पैकिंग इफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, पैकिंग इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ओके, पैकिंग इफिशिएंसी बच्चों हमेशा परसेंटेज में होती है, इसीलिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब सिर्फ हमको वैल्यूज पुटअप करना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स हम स्टेप 3 में कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ वैल्यूज की पुटअप करना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कितना है, पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 √2।
ओके। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है यूनिट सेल की? ए। ब्रेड्थ कितनी है? ए। और हाइट कितनी है? ए। ओके, तो फिर इंटू 100। तो आगे हम इसको बढ़ाएंगे, पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3√2 डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए। यानी यहाँ पर इन तीनों के पावर्स को हम ऐड करेंगे क्योंकि बेस एक जैसा है, ए, इसलिए a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। फिलहाल a क्यूब आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, इसको न्यूमरेटर में ऊपर लेना है। तो a क्यूब का क्या होगा बच्चों? इनवर्स हो जाएगा, पाई a क्यूब एज इट इज डिवाइडेड बाय 3√2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब। जब ऊपर जाएगा तो उसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/a क्यूब हो जाएगा, ओके, इंटू 100। अब जो कॉमन फैक्टर्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनको कैंसिल करेंगे। क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? a क्यूब एंड a क्यूब, ये कैंसिल होगा। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में पाई रहेगा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 3√2 इंटू 100। अब इनके वैल्यूज हमको पुटअप करना है। जैसे कि आपको पता है पाई ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी कितनी होती है मालूम है आपको? 3.142 डिवाइडेड बाय 3√2 इंटू 100। तो 2 का स्क्वायर रूट आप लॉग बुक की मदद से निकालेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 74%। ओके, तो ये हो गई एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी। बच्चों एफसीसी का दूसरा नाम क्या है? एचसीपी। ओके, तो एफसीसी, एचसीपी और एक तीसरा नाम है इसका सीसीपी। इसकी पैकिंग इफिशियंसी है 74%। तो अब जो खाली जगह है वॉइड स्पेस, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? वॉइड यानी कि एम्प्टी स्पेस, कहां पर? इन एफसीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी। तो 100 माइनस 74, आंसर आएगा, बोलिए, वेरी गुड, 26%। तो सिर्फ इतनी ही इसमें खाली जगह मौजूद है। ओके, तो उम्मीद कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से इसको देखिए, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने खुद के ओन नोट्स बनाइए और एक नए वीडियो के साथ मैं कल आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।